हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। आज है 29 दिसंबर। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्री क्योर, जिसमें हम बात करेंगे प्रीलिम रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमारे पास है विमेंस रिजर्वेशन बिल 2008। तो ये बिल काफ़ी टाइम से लिंगर ऑन कर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं जो कि इसमें कुछ प्रोमिनेंट जो प्रोविजंस थी उनसे रिलेटेड स्पेशली। तो जो रिजर्वेशन है इसमें इस बिल के थ्रू बेसिकली 1/3 सीट्स के ऊपर देनी थी इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज टू द विमेन। ठीक है जी। एंड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब शैल बी रिजर्व फॉर विमेन ऑफ दोज ग्रुप्स इन द लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक तो टोटल जो लोकसभा जो स्टेट लेजिस्लेचर की सीट्स हैं उसमें से 1/3 जो सीट्स हैं वो विमेन के लिए रिज़र्व करनी है। एंड इवन जो SC एंड STs के लिए जो भी सीट्स रिज़र्व हैं उसमें से भी 1/3 सीट्स उनकी विमेन के लिए रिज़र्व करनी है। तो ये जो क्लॉज था रिजर्वेशन वाला, ये 15 साल के लिए था। तब प्रपोज था कि जब बिल पास होगा तो उसके बाद 15 साल के लिए ये जो क्लॉज होगा वो वैलिड होगा। एंड जो रिजर्व सीट्स होंगी वो अलॉट की जाएंगी ऑन द रोटेशनल बेसिस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, आज विमेन रिजर्वेशन के बारे में बात हुई थी न्यूज़पेपर में, तो हमने सोचा कि आपको थोड़ा विमेन रिजर्वेशन बिल जो 2008 का है उसके बारे में जानू करवा दिया जाए। आगे हमारे पास GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से है बॉन्ड्स। तो आज ही पाकिस्तान ने पांडा बॉन्ड्स फ्लोट करने की बात की है, तो हम पांडा बॉन्ड्स के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो ये चाइनीज़ रेनमिनबी जो चाइनीज़ युआन है उसमें डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं। एंड इसको कौन इशू करता है? नॉन चाइनीज़ जो होगा वो इशूर करेगा। जो आज के केस में अगर हम देखें तो पाकिस्तान है। ठीक है जी। टू रेज लोन्स फ्रॉम चाइनाज कैपिटल मार्केट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि पाकिस्तान चाइना में ही चाइनीज़ करेंसी के जो लोन्स हैं वो रेज कर रहा है कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए आप। एंड ये चीज़ इंश्योर कर रहा है पाकिस्तान कैसे? चाइना में चाइनीज़ करेंसी के ही लोन्स रेज करके। तो इससे पहले जो फिलीपींस था वो पहला ऐसा कंट्री था जिसने फर्स्ट आसियान कंट्री जिसने ये जो चाइनीज़ बॉन्ड थे पांडा बॉन्ड्स वो फ्लोट किए थे। इसी के पैरेलल एक और बॉन्ड्स हैं डिमसम बॉन्ड्स। तो पांडा बॉन्ड्स और डिमसम बॉन्ड्स में फ़र्क क्या है? ऑल्दो दोनों ही चाइनीज़ रेनमिनबी डिनोमिनेटेड हैं, लेकिन जो पांडा बॉन्ड्स हैं वो चाइना में फ़्लोट होते हैं एंड जो डिमसम बॉन्ड्स हैं वो ऑफशोर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फ़्लोट किए जाते हैं। इसी के पैरेलल अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे पास है मसाला बॉन्ड्स। मसाला बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स हैं जो इशू किए गए थे आउटसाइड इंडिया। एंड HDFC पहली ऐसी कंपनी थी जिन्होंने ये मसाला बॉन्ड्स इशू किए थे इन यूनाइटेड किंगडम। तो ये बेसिकली फिर वही इंडियन रुपीज़ में डिनोमिनेटेड है क्योंकि इंडिया की जो करेंसी होगी वहाँ से। एंड इसी के पैरेलल इंडिया के एक और बॉन्ड्स थे महाराजा बॉन्ड्स। तो महाराजा बॉन्ड्स ऑन शोर डेट इंस्ट्रूमेंट थे, यानी ये इंडिया में फ्लोट किए गए थे। तो अगर मैं आपको चार्ट बना के बताऊँ कि ये चाइना, ये इंडिया, यहाँ पर हमारे पास है पांडा बॉन्ड्स जो कि चाइना में ऑन शोर रेज किए गए हैं। तो इसी के पैरेलल इंडिया में कौन सा हो गए? महाराजा बॉन्ड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर डिमसम बॉन्ड्स। तो इंडिया में उसके पैरेलल कौन से हैं? मसाला बॉन्ड्स। तो आई होप आपको क्लैरिटी हो रही होगी इन चीज़ों की। एक ऑन शोर डेट इंस्ट्रूमेंट है एंड एक ऑफ शोर डेट इंस्ट्रूमेंट है। ऑफ शोर यानी कि आपकी कंट्री के बाहर हैं, सभी ही अपने नेशन की करेंसी में ही रेज किए जा रहे हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास और इम्पॉर्टेंट चीज़ है गगनयान। तो आज ही इसके रिलेटेड न्यूज़ थी। तो ये बेसिकली 3 मेंबर क्रू भेजने की बात हो रही है जो लगभग 7 दिन रहेगा इन माइक्रो ग्रेविटी कंडीशंस इन द लो अर्थ ऑर्बिट। बाय 2022 हम इनको भेजेंगे। एंड वहाँ पर करेंगे क्या? ये टेस्ट करेंगे मेडिकल इक्विपमेंट इन स्पेस, जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। एंड उसके बाद बायोलॉजिकल एयर फिल्टर्स, बायो सेंसर्स एंड लाइफ सपोर्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें करेंगे या फिर मॉनिटर करेंगे टॉक्सिक गैसेस को इन द लो अर्थ ऑर्बिट बेस्ड माइक्रोग्रेविटी। तो माइक्रोग्रेविटी क्या चीज़ है? बेसिकली माइक्रोग्रेविटी एक वो कंडीशन है जिसमें जो लोग हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपीयर होते हैं कैसे? वेटलेस। तो एक मैं और आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि जो हमारी स्पेस है, ऐसा नहीं है कि स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी प्रेजेंट है
स्पेस में भी, लेकिन काफ़ी स्मॉल मैग्नीट्यूड की ग्रेविटी है, क्योंकि जो भी अगर हम बातें करें हमारे प्लैनेट्स की या सन की या गैलेक्सी की, तो अगर वो स्टेबली अपना काम करते जा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट तो कर ही रहा है। एंड अगर आप रिकॉल करें हमारी ग्रेविटी की डेफिनेशन को, या आई वुड से ग्रेविटी एंड जो डिस्टेंस है उसके रिलेशन को, तो जो ग्रेविटी होता था इट वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता रहेगा, लेकिन ये नहीं कि वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अब हम माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन में होता क्या है कि जो हमारी मसल्स हैं एंड बोन्स हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं उन्हें ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है अपना काम करने के लिए। एंड जो फायर बर्न्स हैं वो बर्न होती है डिफरेंटली। कैसे? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो हमारे फ्लेम्स हैं वो कुछ ऐसे पॉइंटेड शेप ले लेते हैं, अदरवाइज़ क्योंकि अब ग्रेविटी कम हो जाएगी तो वो भी थोड़ा राउंडेड शेप में बर्न करेगी हमारी फायर। एंड जो इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन अर्थ। तो जो माइक्रो ग्रेविटी सिचुएशन है ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अर्थ के बाहर ही होती है, ये अर्थ में भी एक्सपीरियंस की जा सकती है। कैसे? अम्यूज़मेंट पार्क में जो भी फ्री फॉल राइड्स हैं तो उसमें माइक्रो ग्रेविटी वाली सिचुएशन होती है। अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको याद होगा कि हम फिज़िक्स के जो चैप्टर्स में +1 में ये कंडीशंस पढ़ते थे कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक बॉडी लिफ्ट फॉल कर रही है, तो अगर एक्सेलरेट कर रही है तो जो अंदर बॉडी है उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। एंड एक हम फ्री फॉल सिचुएशन पढ़ते थे कि लिफ्ट टूट गई है एंड इट इज़ फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। तो उस केस में जो बॉडी अंदर होती थी वो मासलेस या वेटलेस फील करती थी एंड इट स्टार्टेड फ्लोटिंग। तो वही चीज़ होती है। तो इसके बाद ड्रॉप टावर्स हैं एंड एयरप्लेन फ्लाइंग अप एंड डाउन इन पैराबोलास। तो ये सब कंडीशंस हैं जिसमें हम वो यहीं पर फील कर सकते हैं। माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन हम अर्थ पर ही फील कर सकते हैं इन कंडीशंस में, ये जो हमने डिस्कस की हैं यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास है कश्मीर स्टैग। तो इसको हंगुल भी बोला जाता है एंड ये मिलता है डाचीगम नेशनल पार्क में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इस रिलेटेड आप इंडिविजुअल भी विकिपीडिया सर्च कर लीजिए इसका पेज, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड गामागल सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश में, तो इसको क्लासिफाई किया हुआ है इंडेंजर्ड बाय द IUCN एंड स्केड्यूल 1 में है ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो अगेन एज यू नो कि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एक स्केड्यूल 5 है, ये मुझे आपने बताना है कि किस रिलेटेड है। स्केड्यूल 5 कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है जी। इसके बाद है जो कश्मीर स्टैग है या हंगुल है, ये स्टेट एनिमल भी है जम्मू एंड कश्मीर का। तो इसको प्रिजर्व करने की काफ़ी कोशिशें चल रही हैं कि इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बेसिकली एक मेजर कारण है एंड हंटिंग एज वेल जो इसको किल कर रहा है। आगे हमारे पास है कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन एक ऐसा एरिया बनाया है हमने जो भी हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर एक जोन ऐसा बनाया है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैनेज एंड कंजर्व करने की ट्राई कर रहे हैं जो हमारे मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स हैं वो। एंड पैरेलली ही हम डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं कोस्टल एरियाज़ की। तो हम बेसिकली ट्राई क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कोशिश है हमारी कि दोनों में से एक बैलेंस ट्राई किया जाए। तो इसके थ्रू ही हम इको टूरिज़्म, लाइवलीहुड ऑप्शंस जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो इनके जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है इनकी जो रेगुलेशन में एक कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं या अब नोटिफिकेशन आ गई है, कल के PIB से हमने फॉलो किया। तो वो कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, जैसे जो डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी है फॉर डेवलपमेंट। एंड इनमें 2 कैटेगराइजेशंस की हुई हैं आगे, जैसे जो CRG 3A है 2 जोन्स में डिवाइड किया है जो भी हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं। तो जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं 2161 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन है, तो उनमें जो नो डेवलपमेंट जोन है उसको पुश कर दिया है टू 50 मीटर्स फ्रॉम द हाई टाइड लाइन। तो पहले ये 200 मीटर्स होता था, तो अब इसको ज़्यादा सी की तरफ पुश कर दिया है, ज़्यादा एरिया में अब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। एंड जो CRC 3B है ये लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है एंड यहाँ पर जो हमारा नो डेवलपमेंट जोन की लिमिट है वो 200 मीटर्स तक ही है फ्रॉम द हाई टाइड लाइन। इसके बाद जो टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो हम बेसिक एमेनिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एंड इसके बाद ओनली सच प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज़ विच आर लोकेटेड इन द CRZ1। तो CRZ1 हमारा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, तो ये अलग से भी आपको इसके बारे में सर्च करना है, जो हमारा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है वो किसको बोलते हैं। ठीक है जी, तो जो CRZ1 है एंड CRZ4 है, एरिया कवर्ड बिटवीन लो टाइड लाइन एंड 12 नॉटिकल माइल सीवर्ड। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, तो इनके लिए अगर इनमें डेवलपमेंट करनी है तो हमें क्लियरेंस लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। एंड जो हमारे दूसरे एरियाज बचे CRZ2 एंड 3, तो इनके लिए जो स्टेट लेवल की डेलीगेशन है उन्हीं से जो गाइडेंस लेनी या परमिशन लेनी वो ज़रूरी है। तो अब आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि दो ऐसे एरियाज़ हैं जिनके लिए हाई लेवल जो क्लियरेंस है वो ज़रूरी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। एंड दो हमारे पास CRZ2 एंड 3 ऐसे एरियाज़ हैं जिनके लिए जो डेवलपमेंट करनी है तो परमिशन स्टेट लेवल गवर्नमेंट ही दे सकती है। एंड जो नो डेवलपमेंट जोन है वो 20 मीटर्स तक बनाया जाएगा फॉर ऑल आइलैंड्स। एंड पॉपुलेशन अबेटमेंट के लिए स्पेशल फोकस दिया हुआ है, जो नई नोटिफिकेशन आई है उनमें जो CRZ के लिए आई है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं मंडे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।